स्वागत है आप सबका। पीआईबी का हम इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ये डाउट पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं, ये वाला अटेम्प्ट आप नहीं देना चाह रहे हैं, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करना चाह रहे हैं और आपको एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। मैंने टेलीग्राम चैनल में एक ऑडियो मैसेज भेजा था जिसमें मैंने डिटेल में बताया था आपको किस एनसीईआरटी को रेफ़र करना है और हर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, इस अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल सकता है क्योंकि ऐसा ऑलमोस्ट है कि ये वाली एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाली है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है प्रीलिम्स को लेके, तो आप एक दो घंटा रोज़ ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑप्शनल पढ़ने का डिसीजन आप 3 मई के बाद लेंगे, जब कंफर्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही है। इसके अलावा जो लोग प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स के, उनके द्वारा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मैडम ये जो लास्ट में 2 ऑप्शन बचे रहते हैं, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है जिसमें गेसिंग वर्क लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और ये देखें कि इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट योर गेसिंग। एक लिमिट तक हाँ, आपका जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज़ करके आप गेस वर्क कर सकते हैं। 2 आप तो एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं, पर बाकी 2 जो एंड में बच जाते हैं, जिनमें से डिसाइड करना होता है कि राइट आंसर कौन सा है, वहाँ पे जाके 2 ही केस हो सकते हैं। या तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है और या तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको वो फैक्ट पता है, पर आपने रिवाइज नहीं किया और आपको याद नहीं आ रहा है। तो ये दोनों ही केस में आपको रिविजिट करना चाहिए टॉपिक को और बार बार रिवाइज करना चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत बार रिवाइज करते हैं तो अपने आप क्लैरिटी धीरे धीरे बनते जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन धीरे धीरे राइट होने लगते हैं। तो आप प्लीज़ धैर्य रखें। ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि गेसिंग वर्क डेवलप नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप धीरे धीरे चीज़ें कंप्लीट करें, याद करें चीज़ों को। चलिए फिर इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। सबसे पहले फिस्कल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गवर्नमेंट का कुछ एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर लगा रही है या पब्लिक गुड्स पे दे रही है। ये एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तो इस डिफरेंस को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। मैं आपको ये चीज़ सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आपने कहावत सुनी होगी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इसी प्रकार जो आमदनी है गवर्नमेंट की वो कम है और खर्चा ज़्यादा है। और आमदनी पे सर्वे ये कहता है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो रेवेन्यू रेसिप्ट्स है, दे हैव रजिस्टर्ड हायर ग्रोथ ड्यूरिंग फर्स्ट 8 months ऑफ 1920 कंपेयर टू सेम टाइम लास्ट ईयर। अब रेवेन्यू में हम लोग 2 पार्टीशन करते हैं, एक टैक्स एक नॉन टैक्स। टैक्स में आपको पता है कि इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, डिफरेंट टैक्स जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है। अगर हम नॉन टैक्स की बात करें तो आप देखें कि जैसे जो पीएसयूज़ है वहाँ से जो रिटर्न्स आते हैं या गवर्नमेंट ने कहीं और इन्वेस्ट किया है, वहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है गवर्नमेंट को। इसके अलावा रेलवे की टिकट होती है, आप योजना की मैगजीन खरीदते हैं जाके, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो नॉन टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है और कुछ नहीं। इसके अलावा सर्वे कहता है कि ग्रॉस जीएसटी का मंथली कनेक्शन इट हैज़ क्रॉस्ड मार्क ऑफ 1 लाख करोड़ फॉर अ टोटल ऑफ 5 times ड्यूरिंग 1920, विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए बजट में, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा देना हो या जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ईजी करना हो। यहाँ पे जीएसटीएन को यूज़ करके और बहुत ही फेडरल स्ट्रक्चर को यूज़ करके तो काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया जीएसटी को। अभी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जीएसटी से अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, बट कंपेरेटिवली सही हुआ है। इसके बाद सर्वे नोट्स द जनरल गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑन द पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? यानी एक ऐसा ढांचा जहाँ पे फिस्कल डेफिसिट ना हो, यानी गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज जिनको यूज़ करके गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखती है। आगे एक्सटर्नल सेक्टर की बात आती है। हम लोगों ने पहले भी बीओपी के बारे में पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस को आप जाके देखें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियाज बीओपी पोजीशन इम्प्रूव्ड फ्रॉम $412 billion ऑफ फॉरेक्स इन एंड मार्च टू $433 billion इन सितंबर। तो ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। हालांकि ये बात जानने वाली है कि फॉरेक्स जो है और रेमिटेंसेस जो है, इन इंडिकेटर्स में हमारी कंडीशन काफ़ी अच्छी है।
तो और फॉरेक्स अभी फिर से बढ़ भी गया है, तो विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इट हैज़ नारोड फ्रॉम 2.1% ऑफ GDP इन 1819 टू 1.5% ऑफ GDP इन 1920। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी पहले एक्सप्लेन कर दिया गया था डिटेल में। ग्लोबल ट्रेड की बात करें, इसमें ग्लोबल ट्रेड को एस्टिमेट किया गया है टू ग्रो एट 1% आफ्टर हैविंग पीक्ड इन 2017 एट 5.7%, जो कि एस्टिमेट किया गया था 2.9% होगा, और ऐसा माना जाता है कि 2020 तक 2.9 तक पहुंच जाएगा। हम इंडिया की बात करें तो मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस ये इम्प्रूव हुआ है, जो कि मोस्टली ड्रिवन बाय जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं इसके वजह से हुआ है। हम टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो सबसे पहले USA आता है, फिर चाइना, फिर UAE, सऊदी अरेबिया एंड हांगकॉन्ग। आगे सर्वे एक्सपोर्ट्स के बारे में बताता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए गए इंडिया के द्वारा। तो उनमें है सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर जो स्टोन्स होते हैं, जेम्स होते हैं, प्रीशियस जेम्स होते हैं। इसके अलावा ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, देन कम्स गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, कभी कभी UPSC में ये ट्रेंड पूछ लिया जाता है कि अभी सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बिक रही है, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है। ऐसे कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है इन फॉलोइंग कंट्रीज़ में, तो आपको इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। इसके आगे बात करें तो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले है USA, देन कम्स UAE, चाइना, हांगकॉन्ग। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आप नोटिस कर लीजिए। यहाँ पे USA, चाइना, UAE है, और यहाँ पे USA, UAE एंड चाइना है। इसके बाद सर्वे कहता है दैट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो हैज़ डिक्लाइंड, एंटेलिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन BOP पोजीशन। आगे इकोनॉमिक सर्वे बताता है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो सारा आउटपुट है, ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है और स्टैग्नेट हुई है। इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो है ये रिड्यूस हुआ है इंडिया में, अगर कंपेयर किया जाए 2018-19 से अभी 19-20 तक। तो सेकेंडली यहाँ पे सर्वे कहता है द ग्रोथ इन नॉन POL एक्सपोर्ट्स ड्रॉप सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 14 एंड 14-19। तो यहाँ पे POL मतलब नॉन पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स मटेरियल। ओके, अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो टॉप इंपोर्ट्स आइटम की बात करें तो क्रूड पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद में गोल्ड, सोना तो ख़रीदना ही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, कोक एक्सेट्रा। जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा कि जो इंपोर्ट्स है ये सबसे ज़्यादा चाइना से होता है, देन USA, UAE एंड सऊदी अरेबिया। आगे ये कुछ रिपीटेड चीज़ें हैं। इसके अलावा सर्वे आगे कहता है कि नॉन POL एंड नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू अपना GDP ग्रोथ। सिंपल भाषा में मैं अगर बताऊँ आपको तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो लिक्विडिटी होनी चाहिए, हाथ में पैसा होना चाहिए, तब ना चीज़ें खरीदेगा। अब जो नॉन POL, जो नॉन एसेंशियल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स है, इनको खरीदने के लिए इनकी डिमांड होनी चाहिए। डिमांड होने के लिए इनमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पर इन्वेस्टमेंट भी तब होगा जब मार्केट में लिक्विडिटी होगी। लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे क्या। तो यहाँ पे ये बोला गया कि दिस में बी बिकॉज कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ होती है while investment rate has declined, lowering the non-POL, non-gold imports. अब यहाँ पे कोरिलेशन बताया हुआ है कि कंटिन्यूस डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट रेट डिसलरेटेड GDP ग्रोथ, के अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है तो GDP ग्रोथ कम हो रही है। वीकेंड कंजम्पशन, अब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है और लोगों के पास है ही नहीं, पैसा भी नहीं है खरीदने के लिए, तो कंजम्पशन भी कम हो रहा है। इसके बाद ही डैम्पेंड द इन्वेस्टमेंट आउटलुक, अब ग्रोथ नहीं हो रही है तो इन्वेस्टमेंट कौन कहाँ बाहर से कैसे करेंगे ना, लोगों को दिखना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए, विच फर्दर रिड्यूस GDP ग्रोथ अलॉन्ग विथ नॉन POL, नॉन गोल्ड। इसी प्रकार इन चीज़ों का भी शेयर कम हो जाता है। ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करें तो इंडिया हैज़ इम्प्रूव इट्स रैंकिंग फ्रॉम 143 इन 16 टू 68 इन 19 अंडर इंडिकेटर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। ये किसके द्वारा मॉनिटर किया गया, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा मॉनिटर किया गया इन इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। लॉजिस्टिक्स की बात करें इंडिया में तो करेंटली एस्टिमेटेड इसकी वैल्यू हम देखें तो $160 बिलियन है और ये टच कर सकता है $215 बिलियन तक 2020 में।
आगे सर्वे बताता है कि वर्ल्ड बैंक के जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, अब आप ये जो इंडेक्सेस मैं यहाँ पे साथ साथ में बताते जा रही हूँ, आप प्लीज़ उस पर फोकस करें, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। छोटे छोटे फैक्ट्स आपको, जो मेन फैक्ट्स है वो तो पता होने चाहिए। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। रैंक कितना है? 44th। कब था? 2018 को। ठीक है। इसके बाद FDI इनफ्लोज की बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सही रहा है, $24.4 बिलियन फर्स्ट 8 मंथ्स में 2019-20 के, विच इज़ हायर देन करस्पॉन्डिंग 18-19 के डेज। ओके। नेट FPI की बात करें तो ये फर्स्ट 8 मंथ्स में $12.6 बिलियन रहा है। अब आप देखिए, ये जो सारे फैक्ट्स हैं अगर आपको याद रहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप याद रखें, बट पैटर्न समझने के लिए आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट जस्ट एनालिसिस। आपको फैक्ट्स पता होंगे तो आपको एक तरह से कंपैरिजन पता होगा। जैसे FDI ज़्यादा होगा, FDI मतलब क्या? एक कोर जो ढांचा बनता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये ज़्यादा है कंपेयर टू FPI। आगे बढ़ते हैं। नेट रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस एम्प्लॉयड ओवरसीज कंटिन्यू टू इंक्रीज। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रेमिटेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और वन ऑफ द, आई थिंक सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमारे यहाँ ही आता है, रिसीविंग $38.4 बिलियन इन 2019 के फर्स्ट हाफ में। ओके, विच इज़ मोर देन 50% ऑफ द प्रीवियस ईयर लेवल। एक्सटर्नल डेप्थ की बात करें, इट रिमेन्स लो एट 20%, अराउंड 20% ऑफ GDP at the end of September 19. After significant decline in 14-15, India's external liabilities, चाहे वो डेप्थ हो या इक्विटी, मतलब ये जो सारे लोन्स है, जो लाइबिलिटीज़ है, इसको अगर GDP के आंकड़े में हम लोग देखें तो इंक्रीज हुआ है एट द एंड ऑफ जून 19, प्राइमरीली बाय इंक्रीज इन FDI, पोर्टफोलियो फ्लोज एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी बोरिंग्स बहुत हो रखी है, और इस बार तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट आप छोड़िए, फिस्कल डेफिसिट को मेजर करने के लिए भी हमारे पास उतना सरप्लस नहीं है कि हम उसको कंसोलिडेट करें, उसको कंट्रोल करें। कोरोना के वजह से इकॉनमी की हालत बैंड हो चुकी है, और ये नियर फ्यूचर में, अभी जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती, WHO तो बोलता है कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक आपको झेलना पड़ेगा। बस ये तो शुरू हो गया है अंत। आगे चलते हुए मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन देखते हैं। सर्वे कहता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो RBI के थ्रू जो बैलेंस एक इस्टेब्लिश किया जाता है इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए, और मेन फंक्शन मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। अगर आपको ये बात समझ आ रही है, जैसे जो फिस्कल मैनेजमेंट है जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के थ्रू जो एक्शंस होते हैं इकोनॉमी में, टैक्स बढ़ाना घटाना, गवर्नमेंट का मेन मकसद होता है टू इंक्रीज ग्रोथ इंक्रीज करना। मॉनेटरी पॉलिसी में RBI का मेन फंक्शन होता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। रेपो रेट की बात करें, एक सिंपल टर्म्स में मैं फटाफट बताते जाती हूँ साथ ही साथ। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिससे बैंक्स ये लोन लेते हैं RBI से। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब यहाँ देखें, जो रेपो रेट है, जिस रेट में RBI बैंकों को लोन देता है, अगर ये बढ़ जाए तो बैंकों के पास कम पैसा रहेगा, बैंक्स कम लोन लेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना है, तो बैंक्स के पास पैसा कम है। ठीक है, और क्योंकि ये रेट ज़्यादा है तो आगे बैंक्स जो भी लोन देंगे उनका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। उनको तो प्रॉफिट देखना है ना, उनको भी तो खुद का चलाना है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, ये भी दे विल टेंड टू टेक लेसर लोन्स एज कम्पेयर टू अर्लियर, जब रेट कम हुआ करता था। ओके, सो एक ये सर्कल बना है। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि पब्लिक के पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, लिक्विडिटी कम है तो कंजम्पशन नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है वो नहीं खरीदेंगे ना लोग, पैसा ही कम है। कंजम्पशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि डिमांड कम होगी, डिमांड नहीं है चीज़ों की, डिमांड नहीं है तो सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो GDP नहीं बढ़ेगा, GDP नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो GDP का ग्रोथ देख के इन्वेस्टमेंट आता है ना। तो एक शॉर्ट में हम लोगों ने ये पूरा साइकिल देख लिया शॉर्ट में। आगे देखते हैं, जो रेपो रेट है वॉज कट बाय 110 बेसिस पॉइंट्स इन 4 कंसेक्यूटिव मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स। ठीक है, अब ये मीटिंग्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि इसमें 12 मेंबर्स होते हैं,
6 फ्रॉम बैंक्स, 6 फ्रॉम गवर्नमेंट। ये न्यू एक सिस्टम बना हुआ है जो डिसाइड करता है कि रेट्स क्या होंगे। ठीक है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डिटेल कवर करेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे पूरा हमें एक ग्लांस में देख नहीं पाएंगे। ओके, तो ये रेपो रेट जो है वो कम किया गया क्योंकि ग्रोथ कम थी। अब रेपो रेट कम किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ग्रोथ को कंपनसेट करने के लिए ये रेपो रेट कम किया गया। आगे बढ़ते हैं। However, it was kept unchanged in 5th meeting in December 2019. In 1920, liquidity conditions were tight for initial 2 months, but subsequently it remained comfortable. अब हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करते हैं। ठीक है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए ये रिमेन्ड अनचेंज्ड, जो कि पहले भी 9.3% था मार्च में और सितंबर 2019 में। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है नॉन बैंकिंग फॉर NBFCs के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, इनके लिए फ्रॉम 6.1% इन मार्च टू 6.3% इन सितंबर। क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो जो फाइनेंशियल फ्लोज है टू द इकॉनमी रिमेन्ड कंस्ट्रेंट एज क्रेडिट ग्रोथ डिक्लाइन इन बोथ बैंक्स एंड NBFCs। तो एक तरीके से क्रेडिट देने के लिए कंस्ट्रेंट हुआ, नहीं मिल रहा है उतने ईजीली क्रेडिट। देखिए, क्रेडिट का ये सीन है कि एक्चुअली RBI को और गवर्नमेंट को मिलके जो लोन्स हैं वो सबके लिए उपलब्ध कराना है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है। इसी के साथ वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। एक वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि बस जो हमको रिटर्न देगा उनको पैसे देने हैं। ऐसे में तो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगी ना। इंक्लूसिव ग्रोथ जो हमारे मेंस में भी टॉपिक है, तो ये चीज़ अचीव करने के लिए क्या जाएगा, तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना है। आगे बढ़ते हैं। बैंक क्रेडिट ग्रोथ मॉडरेटेड 12.9% इन अप्रैल टू 7.1% इन दिसंबर 2019। इसके अलावा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 14.3% to 15.1% बिटवीन मार्च एंड सितंबर। कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो ये हम देखें तो सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो कैपिटल टू रिस्क रेशियो है, मतलब कितने कैपिटल पे कितना रिस्क लिया जा रहा है, ये एक पर्टिकुलर रेशियो 9% के अराउंड होना चाहिए। इसका मकसद ये है कि जो भी रिस्क है जो कि लोन के रूप में दिया गया है, अगर वो वापस नहीं आता है तो इतना कैपिटल होना चाहिए कि उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। बेसिल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये 9% के अराउंड होना चाहिए, हमारा ये 14-15 के अराउंड चल रहा है। आगे बात करते हैं प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स देखें तो जो CPI है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि पहले वाले पार्ट में मैंने कवर किया है काफ़ी डिटेल में, तो ये इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 3.7% टू 4.1% दिस ईयर। WPI की बात करूँ तो ये कम हुआ है 4.7% इन 18-19 टू 1.5% इन 19-20। CPI के इन्फ्लेशन के कौन से कारण हो सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। सर्वे ये बोलता है कि जो फूड एंड बिवरेजेस है ये मेन कंट्रीब्यूटर है। जैसे कि हमको पता है कि जो वेजिटेबल्स एंड पल्सेस हैं इनके तो बहुत ही इन्फ्लेशन हो रहा है, इनके प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। तो चाहे वो किसी भी कारण से हो, यहाँ पे प्रोडक्शन साइड इन डिस्ट्रप्शंस के बारे में बताया गया है, चाहे सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हो, जैसे टाइमली रेन नहीं होता है या होर्डिंग हो रही है, या फार्मर्स और कंज्यूमर के बीच में इंटरमीडियरीज है, वो करप्शन कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, इस वजह से जो प्राइजेस में इंक्रीज है इसका कारण बताया गया है। यहाँ पे एक फेनोमेना की बात करी गई है, कोबवेब फेनोमेना फॉर पल्सेस। तो ये क्या है, फार्मर्स बेस देयर सोइंग डिसीजंस ऑन द प्राइजेस विटनेस्ड इन द प्रीवियस मार्केटिंग पीरियड। जब उनके जो धानी होती है वो करने की डिसीजन वो मौसम पे नहीं होता बल्कि मार्केट के प्राइजेस पे होता है, तो वो कोबवेब फिनोमेना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वे कहता है जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, जो कि पल्सेस के प्राइजेस बढ़ गए थे, जिनको स्टेबलाइज करने के लिए ये फंड बनाया गया। एक तरीके से पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उनको उसके प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए फंड बनाया जाता है। इसके अलावा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एक मिनिमम प्राइस वो फार्मर को उस कमोडिटी के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के से रिलेटेड हो, उस कमोडिटी के लिए मिनिमम इतना मिलेगा। ये जो सिस्टम है इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा डाइवर्जेंस बिटवीन रिटेल एंड होलसेल प्राइजेस, ये तो बहुत ही अंडरस्टूड है क्योंकि बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, करप्शन होता है इनके बीच में, तो बहुत डाइवर्जेंस देखा गया है
रिटेल प्राइस में और होलसेल प्राइस में। इसके अलावा जो डाइवर्जेंस है ये पर्टिकुलरली हाई देखा गया है वेजिटेबल्स में, जिसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंटरमीडिएरीज होते हैं और ट्रांजैक्शनल कॉस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वोलेटिलिटी ऑफ प्राइजेस की बात करें तो वोलेटिलिटी ऑफ प्राइजेस फॉर मोस्ट ऑफ द एसेंशियल फूड commodities with the exception of some pulses, these has actually come down in the period 1419 as compared to 914. Okay, low volatility might indicate presence of better marketing channels, storage facilities and effective MSP system, which is very understood. ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी तो ऑब्वियसली प्राइजेस स्टेबलाइज होंगे, वोलेटिलिटी कम होगी। वोलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव जो होगा वो कम से कम होगा। रीजनल वेरिएशंस की बात करें तो सीपीआई कंबाइंड है। अब आप देखिए, अगर आपको सीपीआई नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुराने पार्ट्स देखिए, बार बार हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और डबल मेहनत अलग होगी। ठीक है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप पिछले वाले वीडियोस देख लें तो आपको समझ जाएगा। तो सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन हैज़ बीन हाईली वेरिएबल अक्रॉस स्टेट्स रेंजिंग बिटवीन, किसी स्टेट्स में ये -0.04% रहा है, मतलब इन्फ्लेशन माइनस में चला गया, मतलब इन्फ्लेशन नहीं है वो। ठीक है, उसके अगेंस्ट किसी स्टेट्स में 8.1% भी गया, तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन मोस्ट स्टेट्स सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन इन रूरल एरियाज इज लोअर देन सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन इन अर्बन एरियाज। अदर देन दिस, रूरल इन्फ्लेशन की बात करें ये ज़्यादा वेरिएबल है अक्रॉस स्टेट्स देन अर्बन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डायनामिक्स देखते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन टुवर्ड्स कोर इन्फ्लेशन एज पर सीपीआई कंबाइंड डाटा फ्रॉम 2012। इसका मतलब है हेडलाइन इन्फ्लेशन वो है जो फूड एंड फ्यूल को भी इंक्लूड करते हैं, और कोर इन्फ्लेशन जो है वो फूड एंड फ्यूल को इंक्लूड नहीं करता। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते जा रहा है, तो इन्फ्लेशन उतना नहीं बढ़ रहा है फूड एंड फ्यूल में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा एक ये बताना चाहूँगी कि हमारा एक पर्टिकुलर फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, अभी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि INDCs हम लोगों ने दे चुके हैं। हम लोगों को बहुत ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज की तरफ भी ध्यान देने की, क्योंकि काफ़ी सारा डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो SDG इंडिया इंडेक्स ये नीति आयोग द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रैंकिंग फट से देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश पहले रैंक में है, फिर केरला, तमिलनाडु, चंडीगढ़ आर फ्रंट रनर्स। ठीक है, लास्ट में देखिए कौन है, तो असम, बिहार, उत्तर प्रदेश आर कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स। इंडिया हैज़ होस्टेड COP14 ऑफ UNCCD ऑल्सो, विच इज़ UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इस कॉन्फ्रेंस द्वारा दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन हुआ और इसका थीम रहा इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा COP25 की बात की गई है ऑफ UNCCC जो कि मैड्रिड में हुआ। इसके अलावा इंडिया रीइटरेट करता है इसके कमिटमेंट्स को जो कि पेरिस एग्रीमेंट में दिया गया इंडिया के द्वारा, जो कि INDCs है। ये डिफरेंट है, ये अलग से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट्स है इसके बारे में। तो एक शॉर्ट में बताऊँ तो एक 40% जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होगी। एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट लेवल हम लोग मेंटेन करेंगे इंडिया में। इसके अलावा COP25 डिसीजंस इंक्लूड एफर्ट्स टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अडाप्टेशन एंड मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज पार्टीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। बिना पैसे के, बिना टेक्नोलॉजी के हम लोग जो इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग एफर्ट लगाना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा, नहीं हो पाएगा एफर्ट। इसीलिए उनके द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हमको चाहिए। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो ये काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। ये अभी 80.73 मिलियन हेक्टेयर्स के एरिया में फैल चुका है फॉरेस्ट और ट्री, जो कि 24.56% ऑफ जोग्राफिकल एरिया है हमारे कंट्री का। हालांकि अभी भी एग्रीकल्चर रेसिड्यू को जो बर्न करके फिर से वहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है, यही मेजर कॉज है लीडिंग पॉल्यूशन लेवल का और जो एयर क्वालिटी डिटेरिएट हो रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये एक तरीके से हम लोग एनेबलर के रूप में आगे आए हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है फ्रांस और इंडिया के इनिशिएटिव से ये स्टार्ट हुआ था। तो हम एनेबलर है बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग 30 फेलोशिप फ्रॉम मेंबर कंट्रीज। ठीक है, इसके अलावा ISA फैसिलिटेटर भी है बाय गेटिंग लाइन्स ऑफ क्रेडिट वर्थ $2 billion फ्रॉम एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया एंड $1.5 billion फ्रॉम फ्रांस। एज अ इंक्यूबेटर ये कैसे है, बाय नर्चरिंग इनिशिएटिव्स लाइक सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव। ये एसिलिटेटर कैसे है, बाय डेवलपिंग टूल्स टू एग्रीगेट
डिमांड फॉर 1000 मेगावाट सोलर एंड 2.7 लाख सोलर वाटर पम्प्स। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की बात करें तो आज भी लार्जेस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन देयर लाइवलीहुड इज एग्रीकल्चर, और बहुत से लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है। बट इसका शेयर काफ़ी कम है हमारे जीडीपी में व्हेन कंपेयर टू सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जीवीए की बात करें 2019-20 में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर से तो ये 2.8% रहा। Agricultural productivity is also constrained by lower level of mechanization in agriculture, which is about 40% in India, which is much lower than China, जो कि 59 almost 60% है, और Brazil which is 75%, which is very huge. Okay, skewed pattern of regional distribution of agriculture credit in India. तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रेडिट दिया जाता है वो काफ़ी डिसरप्टेड है व्हेन इट कम्स टू यूनिफॉर्मिटी। तो जो हिली ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है यहाँ पे लो क्रेडिट दिया जाता है एग्रीकल्चर में। एक यूनिफॉर्मिटी एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है ताकि हर जगह ग्रोथ हो। आगे सर्वे लाइव स्टॉक की बात करता है, जो पशुधन है हमारे फार्मर्स के पास। लाइव स्टॉक इनकम हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिलियंस ऑफ रूरल फैमिलीज। यहाँ पे जो हमारा मकसद है 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल करना, ये जो लाइव स्टॉक इनकम है ये काफ़ी बड़ा और क्रूशियल रोल यहाँ पे अदा करेगा। इस सेक्टर का एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए तो ये 7.9% रहा है ड्यूरिंग, एक एवरेज देखा जाए तो ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। ड्यूरिंग लास्ट 6 ईयर्स एंडिंग इन 17-18, अब हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 5.06% रहा है, कंस्टिट्यूट एज मच एज 8.83% एंड 10.66% ऑफ GVA in manufacturing and agriculture, ठीक है, respectively in 17-18 at 11-12 prices. While interest of vulnerable section of the population need to be safeguarded, survey emphasizes on sustainability of food security operations by, मतलब vulnerable sections को प्रोटेक्ट तो करना ही है पर सबसे बेसिक बात क्या होती है, फूड सिक्योरिटी होना, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है एड्रेसिंग द बार्गेन फूड सब्सिडी बिल, देन रिविजिटिंग द रेट्स एंड कवरेजेस अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उसमें जो भी लूप होल्स हैं वो कर्ब किए जाएं। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से आगे जाते हैं तो सारे फैक्ट्स आ रहे हैं, हम लोग बस रीड आउट करेंगे, आप ध्यान से सुनिए बस। द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज पर IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी मैंने पहले डिस्कस किया था, गो बैक टू प्रीवियस पार्ट, आपको सब समझ में आ जाएगा। रजिस्टर द ग्रोथ ऑफ 0.6% in 1920, which is very low as compared to 5% during 18-19, ठीक है। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो ये ग्रोथ हुआ 4% से 1920 में एज कम्पेयर टू -1.3% लास्ट ईयर। स्टील सेक्टर 5.2% दिस ईयर, 3.6% लास्ट ईयर। टोटल टेलीफोनिक कनेक्शंस की बात करें तो ये 119.43 करोड़ हुए ऑन सितंबर 2019। एनर्जी जनरेशन, पावर जनरेशन की बात करें तो ये इंक्रीज हुआ है टू 3,64,960 मेगावाट एज ऑन अक्टूबर 2019, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये इसने प्रोजेक्ट किया है कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो ये रहेगा 102 लाख करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-25। सर्विस सेक्टर पे आते हैं, अबाउट 55% ऑफ टोटल साइज ऑफ इकोनॉमी एंड GVA ग्रोथ, ठीक है। 2/3 ऑफ टोटल FDI इसी सेक्टर में आता है। अबाउट 38% टोटल एक्सपोर्ट है हमारा सर्विस सेक्टर से, विच इज़ वेरी ह्यूज। मोर देन 50% ऑफ GVA इन 15 आउट ऑफ 33 स्टेट्स एंड UTs। आगे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात देखते हैं। जो एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज है, जो जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और इस प्रकार के जो सोशल वेलबींग के लिए एक्टिविटीज़ होते हैं वो आते हैं। तो सेंटर और स्टेट का मिला के देखा जाए तो GDP का 6.2% यूज़ किया गया इन 2014-15, जो कि अभी 7.7% यूज़ किया दिस ईयर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये इम्प्रूव हुआ टू 129 रैंक इन 2018 और जो कि 130 था 2017 में। ये 2019 का आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे सर्वे कहता है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, चाहे वो तीनों भी लेवल्स में क्यों ना हो, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन लेवल पे, ये इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, अभी उतना अच्छा नहीं है।
The share of regular waged or salaried employees has increased by 5 percent points from 18% in 11-12 जो कि अभी 23 हो गया. A significant jump of 2.62 crore new jobs with 1.21 crore in rural areas and 1.39 crore in urban areas. Okay. Next is total formal employment की बात करें इकॉनमी में तो दिस हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 8% इन 11-12 to 9.98% in 17-18. जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें तो डिस्पैरिटी अभी भी है. इसका रीज़न बताया गया कि जो फीमेल लेबर फोर्स है ये अभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते, स्पेशली रूरल एरियाज़ में. अराउंड 60% ऑफ देम जो कि प्रोडक्टिव एज में है, जो कि 15 to 59 माना जाता है, वो डोमेस्टिक काम में ही लगी हुई हैं. मतलब हम एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारा जो रिसोर्स है हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे अपनी इकॉनमी में. इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज अमंग अदर्स ये एक्सेस दिया गया है थ्रू आयुष्मान भारत एंड मिशन इंद्रधनुष. इंद्रधनुष में वैक्सीनेटेड बच्चे कुछ अराउंड 3.39 करोड़ है और 87.18 लाख प्रेग्नेंट वुमेन को दिया गया है. अबाउट 76% ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल एंड 96 ऑफ हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज हैड पक्का घर जो पक्का मकान होता है. एंड लास्टली 10 years ऑफ रूरल सैनिटेशन स्ट्रैटेजी जो कि 2019 से 29 तक लॉन्च हुई है. ये लॉन्च की गई है टू फोकस ऑन सस्टेनिंग द सैनिटेशन बिहेवियर चेंज एंड इंक्रीजिंग एक्सेस टू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. इस वीडियो के साथ हमारा इकोनॉमिक सर्वे पूरा हो गया है. आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ जाके सभी पार्ट्स देखें. कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, उस पर वीडियो भी बना सकते हैं हम. इसके अलावा मैं ये सोच रही हूँ कि प्रीलिम्स में जो आने वाला प्रीलिम्स है उसमें क्रूशियल चीज़ें ये हो जाएगी कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को कितने अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं. क्योंकि देखिए पैटर्न तो हर बारी चेंज हो रहा है. हम टेस्ट सीरीज़ पे डिपेंड रहेंगे तो फिर यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. टेस्ट सीरीज़ बहुत कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स में जाती है. यूपीएससी तुम्हारा ब्रॉड नॉलेज भी चेक करता है तो हमें उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने पड़ेंगे. तो इसके लिए मैं एक बात सोच रही हूँ कि कई बार हमको गेस वर्क करना होता है क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है. आपको अपने प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज़ करके कॉमन सेंस यूज़ करके गेस वर्क करना होता है. तो नेक्स्ट सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स के और एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चन गेस किए जा सकते हैं, किस प्रकार गेस किए जा सकते हैं, और कौन से हैं जिनको गेस नहीं कर सकते हैं, उनको या तो आपको पता या तो नहीं पता. और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं. 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसा होता है जो आपको छोड़ना है, तो हम वो भी देखेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें वीडियो को. आपको पसंद आया वीडियो तो आप लाइक करके जाएं. यहाँ तक देखे हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है. बहुत कम लोग एंड तक पूरा देखते हैं. अच्छे से पढ़ाई करें. मैं जल्द ही नया वीडियो लेके आती हूँ. थैंक यू सो मच.